अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ फॉर रोटेशन है। यानी जैसे हमने न्यूटन का सेकंड लॉ फॉर लीनियर मोशन देखा था, तो आज हम उसे रोटेशनल मोशन के लिए देखने वाले हैं। इसी को हम कह सकते हैं कि भाई इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन बनाएंगे। यानी जैसे F इज इक्वल टू ma बना था, तो आज देखेंगे क्या बनता है। फिर इसी में फर्दर इसको आप कह सकते हो कि हम देखने वाले हैं टॉर्क एंड एंगुलर एक्सेलरेशन फॉर अ रिजिड बॉडी। कि भाई ये जो आपके पास टॉर्क और एक्सेलरेशन का बाहमी ताल्लुक क्या है, उसे एक सिंगल पार्टिकल के लिए भी देखेंगे, उसे एक रिजिड बॉडी के लिए भी देखेंगे कि कैसे वो ताल्लुक बनाया जा सकता है। तो मेन टॉपिक तो हमारा यही है कि न्यूटन का सेकंड लॉ फॉर रोटेशन है। इसको हम मुख्तलिफ नामों के साथ भी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो सबसे बुनियादी बात हो गई कि एंगुलर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टॉर्क। ये वन लाइनर हो गया कि भाई आपके पास जो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है वो टॉर्क के प्रोपोर्शनल होता है। अगली बात, अब जरा फर्दर इस बात को जरा डिटेल में खंगालते हैं कि भाई जो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है किसी रिजिड बॉडी का, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टॉर्क के उन कंपोनेंट्स के जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सारे जो टॉर्क होते हैं उनकी डायरेक्शन अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं होती, तो मुझे टॉर्क के क्या बनाने पड़ेंगे, कंपोनेंट्स। तो वो टॉर्क के वो वाले कंपोनेंट्स जो अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन होंगे, तो वो जो आपके पास टॉर्क आएगा, नेट टॉर्क उसे हम का नाम देंगे। तो वो एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन उस नेट टॉर्क के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बात समझ आ गई। यानी अगर आपसे कोई कहे कि एक जिस्म पे एक से ज्यादा टॉर्क लग रहे हैं, तो आप कहेंगे देखो आपके पास एक्सेलरेशन अगर देखना है बॉडी का, तो देखो कितने टॉर्क अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन है, या कितने टॉर्कों का जो कंपोनेंट है अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी फैक्टर हम लगाते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बात समझ आ गई। अब जनाब क्या करना है हमने कि भाई आपके पास इस वाले को यानी एक समझते हैं एक पॉइंट के साथ कि कैसे हमने इसे एक सिंगल पार्टिकल के तौर पे देखना है। कि अगर एक सिंगल पार्टिकल पे टॉर्क लग रहा है, लेट्स से वो सिंगल पार्टिकल का मास कितना है m, उसे मैंने एक लेंथ रॉड l के साथ जोड़ दिया है, और वो जनाब उसके मजबूर कर रहा है कि भाई तुम दायरे में घूमो, क्योंकि वो पार्टिकल मास m के साथ जुड़ा हुआ है, रॉड के साथ जुड़ा हुआ है, तो रॉड मूव करेगा तो पार्टिकल की मजबूरी है कि वो उसके साथ साथ मूव करेगा। तो जाहिर है वो एक पिविट हुआ होगा, तो पिविट होगा तो एक एक्सिस ऑफ रोटेशन बन जाएगा उसका। अब मैं देख सकता हूं कि ऐसी सिचुएशन में कि हमारे पार्टिकल के ऊपर कितनी फोर्सेस आ रही हैं, तो आपको वहां पे कितनी फोर्सेस लग रही हैं, दो फोर्सेस लगती हुई दिखाई दे रही हैं। तो वो दो फोर्सेस आपके पास कौन कौन सी हैं, एक एफ फोर्स है और एक टेंशन वाली फोर्स है। तो इसका मतलब ये टेंशन मरकज की जानिब है, यानी कि पिविट की तरफ, एक्सिस ऑफ रोटेशन की जानिब आप कह सकते हो कि सेंटर की जानिब इसकी डायरेक्शन है। तो जनाब अब ये जो टेंशन है ये क्या करती है, ये उस पार्टिकल की जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है उसको बदलाव करती है। यानी ये फोर्स लगेगी, ये चाहेगा पार्टिकल फोर्स की सिमत में जाए, जैसे न्यूटन के सेकंड लॉ में होता है। मगर मगर ये जो टेंशन है ये उसको उसके सीधे रास्ते पे जाने की बजाय उसके रास्ते से डेविएट करेगी, तो इसका मतलब उसकी डायरेक्शन में बदलाव आएगा। अब ये जो टेंशन की वजह से, यानी इस वेलोसिटी की जो डायरेक्शन बदली है, इसकी वजह से जो एक्सेलरेशन बनेगा, तो वो कौन सा होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहलाएगा। आप देख सकते हैं इसके साथ मैंने इसी मेंशन भी किया हुआ है। अब जो दूसरी फोर्स है वो है एफ फोर्स, और उसकी वजह से पार्टिकल की स्पीड में बदलाव आएगा। तो आपके पास जो फोर्स है ये वाली, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पैदा करेगी। इसका मतलब जब कोई पार्टिकल दायरे में मूव कर रहा है तो दो तरह के एक्सेलरेशन आ गए। कौन कौन से, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया आपके पास। तो फिर वक्त तो मुझे एक जो एक्सटर्नल फोर्स लग रही है उसको स्टडी करना है। तो आपने कहा कि भाई आपके पास ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा एफ बाई एम आ जाएगा, और मैं जानता हूं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आर अल्फा के बराबर होता है। ये वैल्यू लगेगी आर, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। फिर हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि टार्क बराबर है आर एफ के, तो एफ बराबर किसके लिखा जा सकता है, टा बाई आर के। तो ये इक्वेशन किस तौर पे एफ की लगाओगे तो टा बाई आर, नीचे एक आर पहले से था तो आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशन 1 बन गई, जरा आप देखो इसमें कि जो एक्सटर्नल फोर्स लग रही थी, ठीक है, यानी अकेली हमने कहा इसके अलावा कोई और फोर्स नहीं लग रही थी, सिर्फ एफ फोर्स लग रही थी।
तो यहाँ से अब आपके पास ये इक्वेशन 1 आ गई कि इसकी वजह से जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया जो एक्सटर्नल टॉर्क आ रहा है आपके पास, जो टॉर्क पैदा हो रहा है एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। ठीक हो गया जनाब। तो अब आप इसको अगर रिजिड बॉडी के कंसेप्ट से देखो तो हम कहेंगे कि भी रिजिड बॉडी में आप कह सकते हो कि वो एक फिक्स्ड एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रही है, ठीक है, वो एक्सिस खुद मूव नहीं कर रहा, बॉडी उसके गिर्द क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो ये जो रिजिड बॉडी का है आप समझते हैं कि इसमें ढेर सारे मैसेज होते हैं जो मिलके एक रिजिड बॉडी बना रहे होते हैं, M1 M2 M3 Mn तक ले जाते हैं, और हर मैस का जो एक्सिस से दूरी है वो मुख्तलिफ है, M1 की R1, M2 की R2, M3 की R3, इस तरह सारे कह सकते हैं अप टू सो ऑन। और हर पार्ट मैस पे हम अलग अलग फोर्स कंसीडर कर रहे हैं, F1 F2 F3 रिस्पेक्टिवली, यानी उन मैसेज पे लग रही है। तो अगर मैं कहूं कि भाई ये जो फोर्स है ये टॉर्क एक्सर्ट कर रही है हर मैस के ऊपर, तो आप कहोगे कि वहां पे एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा, तो उस एंगुलर एक्सेलरेशन को हम अल्फा का नाम दे देंगे, क्योंकि तमाम पार्टिकल मिलके रोटेट कर रहे हैं, इनमें से कोई एक पार्टिकल भी आगे पीछे नहीं होगा, सब के सब एक साथ रोटेट करेंगे, तो इन सब का सेम एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा। तो जनाबे वाला क्या यहां से इक्वेशन 1 से अगर मैं कहूं टॉर्क निकालो तो एम आर स्क्वायर दूसरी तरफ जाके जरब हो जाएगा, तो M1 R1 स्क्वायर अल्फा, M2 R2 स्क्वायर अल्फा, M3 R3 स्क्वायर अल्फा। आप समझ सकते हैं कि अल्फा के साथ 1 2 नहीं लगा, क्योंकि सबके सब का अल्फा सेम है, जितने भी मैस उस रिजिड बॉडी के अंदर है। तो अब जनाब अगर आप इन सबको सम अप करते हैं तो टोटल टार्क आ जाएगा। टोटल टार्क में अब अल्फा कॉमन लिया जा सकता है, जब आप अल्फा कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में आपके पास टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, उसे आई कह देंगे, तो ये टोटल टार्क आ गया। अब यहां से आप अल्फा देखोगे तो टोटल टार्क जो आपके पास टोटल टार्क आया डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो हम कहेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है उस पे जो नेट टार्क एक्सपीरियंस हो रहा है अलोंग या अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो वो एक एंगुलर एक्सेलरेशन भी वहां पे पैदा होगा। तो यहाँ पे आई किस तौर पे आया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के तौर पे आया जनाब। अब जनाब अगर आप देखें कि जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ आपको याद हो कि एक्सटर्नल फोर्स की गैर मौजूदगी में एक बॉडी या रेस्ट पे रहता है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी में रहता है, यानी वहां पे एक्सेलरेशन नहीं होता। अब जरा आप कहो कि इसे अगर रोटेशन के लिहाज से बनाया जाए तो आप कहोगे एक्सटर्नल टॉर्क जब नहीं लगेगा तो वहां पे कोई एंगुलर एक्सेलरेशन भी नहीं होगा और उसकी एंगुलर वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं आएगा, यानी एंगुलर एक्सेलरेशन ही नहीं बना जब तो वेलोसिटी में बदलाव ही नहीं आएगा। तो देखो टा अगर आप जीरो कर देते हो तो अल्फा जीरो हो जाएगा, यानी ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी बन गया आपके पास। तो अब आपके पास इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट जो है या वो स्टेशनरी होगा जब उस पर कोई नेट टॉर्क उसका जितना हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा, या वो आपके पास यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव करता जाएगा, यानी उसकी एंगुलर वेलोसिटी में बदलाव नहीं आएगा। अब इसमें कुछ चीजें समझने वाली हैं कि ये जो ऊपर आपने जितना भी सारा कुछ देखा है इसमें नेट टॉर्क निकाला है, तो आपने सारी एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से बनने वाले टॉर्क निकाले हैं। इसमें आपने इंटरनल फोर्सेस को निग्लेक्ट किया कि रिजिड बॉडी के अंदर भी तो इंटरनल फोर्सेस इंटरेक्ट कर रही होती है ना, तो हम मानेंगे कि इंटरनल फोर्सेस की वजह से जितने भी आपके पास फोर्सेस इंटरेक्ट कर रही हैं, जितने टॉर्क बन रहे हैं, वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ठीक होगी बात। अब इसमें एक और चीज भी समझने वाली है कि जो आपने ऊपर टार्ज इक्वल टू आई अल्फा का टूल बनाया है, ये आपने रिजिड बॉडी के लिए बनाया है, मगर अगर न्यूमेरिकल में आ जाए रोटेटिंग टैंक ऑफ वाटर या आपके पास हरिकेन का क्वेश्चन आ जाए तो वहां पे तो आप ये फार्मूला लगा ही नहीं सकते, क्योंकि आपके पास हर पार्ट के लिए एंगुलर एक्सेलरेशन डिफरेंट होगा और आपको डेरिवेशन में याद है कि अल्फा तो आपने सेम रख के बाहर निकाला है, तो इसका मतलब ये फार्मूला ऊपर उन रिजिड बॉडी के अलावा कहीं और अप्लाई नहीं हो सकता। बात समझ आ गई। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।